गाइस पिछले काफी टाइम से ये टिपिंग पॉइंट्स, क्लाइमेट के टिपिंग पॉइंट्स चर्चा का विषय रहे हैं, राइट। ग्लोबली इन पे बहुत ज्यादा डिबेट हुई है। आईपीसीसी की जो रीसेंट रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से भी ये काफी ज्यादा न्यूज में आए थे। और रिसेंटली एज एक्सपेक्टेड आपके इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस पे एक एक्सप्लेन्ड सीरीज बना दी है, राइट। तो ये टिपिंग पॉइंट्स क्या है, इन पे थोड़ी हम रिसर्च करते हुए सिंप्लीफाइड और डिटेल्ड मैनर में हम इन्हें स्टडी करेंगे। साथ ही इनसे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स की आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, फोटो मिनरलाइजेशन इसके इफेक्ट क्या है, जॉम्बी फायर्स क्या है, जॉम्बी डिजीजेस क्या है, और इसके बाकी इम्पैक्ट्स कैसे पड़ सकते हैं, आपके मॉनसून पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और एमॉक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें हम यहाँ इसमें कवर करेंगे इस टॉपिक में, राइट। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है गाइस, इसलिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि विद रिगार्ड्स टू द टर्म टिपिंग पॉइंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वो या ऐसे भी पूछ सकता है कि द टर्म टिपिंग पॉइंट्स हैज बीन इन न्यूज, इट रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्योंकि देखो यूपीएससी की आदत रही है, अब तो लती पड़ गई है यूपीएससी को, जैसे इस बार इन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर्स पे क्वेश्चन पूछ लिया था, राइट। ये बेसिकली बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग से लिया गया था ये टर्म। और इससे पहले 2017 में इन्होंने बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया था, राइट। तो इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम करता है टर्म्स पे। अभी टिपिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो टिपिंग पॉइंट्स आपके क्लाइमेट चेंज का जो साइकिल चल रहा है, राइट। हमारा क्लाइमेट चेंज यूजुअली अभी ग्लोबल वार्मिंग की ओर जा रहा है, राइट। ग्लोबल क्लाइमेट में ग्लोबल टेम्परेचर्स में चेंज आ रहे हैं। अब ये जो पूरा साइकिल चल रहा है, इसमें कुछ एक ऐसे इवेंट्स हैं जो अगर हमने उन इवेंट्स के, राइट, वो हम स्टडी करेंगे वो इवेंट्स क्या है। अगर हमने उस इवेंट्स के एक पर्टिकुलर पॉइंट को रीच कर दिया तो वो इवेंट सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा, वो साइकिल, और वो इरिवर्सिबल साइकिल हो जाएगा। इट मींस उसके बाद हम क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं सकते, उस इवेंट को हम उसके बाद रोक नहीं सकते अगर हमने उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट को रीच कर दिया। अब वो टिपिंग पॉइंट्स क्या है, इस पे साइंटिस्ट ने अलग अलग राय बना रखी है। यूजुअली अभी के हिसाब से 9 ऐसे जो टिपिंग पॉइंट्स है ग्लोबली वो कंसिडर किए गए हैं कि 9 पूरी दुनिया में ऐसे अभी टिपिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। कुछ लोकल भी है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन मानसून का एक टिपिंग पॉइंट है, एक इन्होंने यहाँ सहारन टिपिंग पॉइंट बता के रखा हुआ है कि अगर ये डिप्लीट कर गया तो भी बड़े इवेंट्स आएंगे क्लाइमेट चेंज के, राइट। तो 9 तो ग्लोबल है, लेकिन आपके इसमें 6 आपके लोकल टिपिंग पॉइंट्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कंसीडर कर रखे हुए हैं। हमने यहाँ ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स भी, उनमें से कुछ टिपिंग पॉइंट्स को यहाँ स्टडी करना है। अब ये टिपिंग पॉइंट्स कैसे हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अगर ये डिप्लीट हो गया ना, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो यहाँ है आपके ब्राजील के एरिया में, ये जो हमारी अर्थ है उनके जो ग्रीन फॉरेस्ट है उसका सबसे बड़ा इस टाइम ये कार्बन सिंक के तौर पे काम कर रहा है। ग्रीन फॉरेस्ट का कार्बन सिंक, सबसे घने फॉरेस्ट में से एक अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये डिप्लीट हो गया तो गई बात। आर्कटिक सी आइस, राइट, इससे जुड़े हुए हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी अभी डिस्कस करने हैं। अटलांटिक सर्कुलेशन, राइट, यहाँ अटलांटिक सर्कुलेशन अगर आपको पता है, एमॉक जिसे हम कहते हैं, अटलांटिक मेरिडायनल जो ऑसिलेशन होती है, राइट, यहाँ से। अब ये अटलांटिक ऑसिलेशन क्या होती है, इसको जरा रिवाइज करते हैं। क्या होता है कि ये जो ऊपर के आपके जो टेम्परेट रीजन्स हैं, यहाँ पे जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ अर्थ के ऊपर, जो 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री की हाइट में जो आपके यहाँ पे इस लेटीट्यूड में जो रीजन्स पाए जाते हैं ओशन में, यहाँ पे तो वाटर ठंडा होता है, कोल्ड वाटर। और कोल्ड वाटर क्या करेगा, ये सिंक करने की कोशिश करेगा, नीचे की ओर दबाव डालेगा, तो यहाँ का जो वाटर है ये भारी हो जाता है, नीचे की ओर सिंक करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, ये पानी अंडर वाटर करंट बन जाएगा, ये नीचे 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 से गुजरता जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है इस पे ऊपर से भैया, ये प्रेशर की वजह से यहाँ नीचे नीचे से निकल के इक्वेटर के पास ऊपर राइज कर जाएगा, राइट। इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ एक करंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे बेंगुएला करंट हो गया, राइट। तो ये इक्वेटर के पास यहाँ पे राइज कर जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं एमॉक, ये यहाँ से सिंक करता है और यहाँ पे राइज कर जाता है। ये है आपका अटलांटिक मेरिडायनल ऑसिलेशन, राइट। ऊपर से ठंडा वाटर ये सिंक कर गया, और जब यहाँ ये वार्म एरिया में आ गया तो यहाँ से ये ऊपर राइज कर जाएगा ओशन करंट बन के, राइट। तो इस तरीके को, इसे हम कहते हैं एमॉक। तो अगर ये एमॉक स्टॉप हो गया ना,
ये स्टॉप हो गया। अब ये स्टॉप होने के चांसेस क्यों है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर ये ऑसिलेशन स्टॉप हो गई तो आपके ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा गाइस। और अभी साइंटिस्ट मान रहे हैं, ये यूपीएससी आपको स्टेटमेंट दे सकता है, साइंटिस्ट मान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका जो ये ऑसिलेशन है, एमॉक जो है, ये जो फ्रेश वाटर, ये जो कोल्ड वाटर आपके पोलर रीजन से आता है इक्वेटर की तरफ, ये सर्कुलेशन वीक हो रही है, ये सर्कुलेशन वीक हो रही है। क्यों? क्यों? क्योंकि भैया ये जो इक्वेटर में जो वाटर का टेम्परेचर है और ऊपर पोलर वाटर का आपका जो टेम्परेचर है, इनके बीच का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कम होता जा रहा है। और जितना कम ये डिफरेंस होगा उतना कम टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट होगा, राइट। अब हमें पता है कि वाटर कहाँ जाएगा, ये तो वार्म 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 सरफेस से ये कोल्ड सरफेस की ओर जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर तो नीचे सिंक करेगा, नीचे बैठेगा, वार्म वाटर ऊपर उठने की कोशिश करेगा, उसका लेवल हाई होगा। लेकिन जैसे ही ये ग्रेडियंट कम होगा तो ये जो सर्कुलेशन है ये भी कम हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि भैया ग्रेडियंट कम है, राइट, ये सर्कुलेशन कम हो जाएगी, इसी वजह से एमॉक वीक हो रहा है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये एक बड़ा चैलेंज है, राइट, ये बड़ा चैलेंज है। इक्वेटर में इससे बड़े चैलेंजेस आएंगे, यहाँ ऊपर के टेम्परेचर में इससे बड़े चैलेंजेस आ जाएंगे। और इवन आपका जो ये आइस शेल्फ है, ये जो यहाँ पे ग्रीनलैंड की आइस शीट है, इधर आर्कटिक आइस शीट है, ये भी डिप्लीट कर जाएंगे, राइट। सो ये जो चीजें हैं हमें जानना है कि ये जो इवेंट्स हैं ये इररिवर्सिबल है अगर एक पॉइंट से ज्यादा हम एक्सीड कर गए। बाकी क्या है, जैसे कोरल रीफ हो गया, राइट, हमारे यहाँ पे हमने सुना होगा इधर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ आपको कोरल ट्रायंगल देखने को मिलेगा, ये जो एरिया है यहाँ पे पैसिफिक ओशन में, राइट, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, राइट। और उसके बाद एक और है ग्रीनलैंड आइस शीट, ये भी आपका एक क्लाइमेट का टिपिंग पॉइंट है। ग्रीनलैंड की आइस शीट अगर ये मेल्ट हो गई ना तो 4 फीट तक आपका जो ग्लोबल ओशन का जो सरफेस है ये ऊपर राइज कर जाएगा गाइस, इतना ऊपर ये राइज कर जाएगा ग्रीनलैंड आइस शीट के पिघलने से। एंड इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपके ओशन का सरफेस, मान लो ये ओशन का सरफेस है, ये 4 मीटर ऊपर राइज कर गया, तो इससे क्या होगा, ओशन का जो वाटर है, जो सॉल्ट वाटर है, ये आपके कोस्टल एरिया में घुसना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से कोस्टल इकोसिस्टम ये भी हार्म कर जाएगा। और बड़ी बात, घोस्ट फॉरेस्ट की फॉर्मेशन, ये कहीं अपने नोट्स में लिख लेना, घोस्ट फॉरेस्ट, राइट, घोस्ट फॉरेस्ट। ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे फॉरेस्ट एरिया जो अभी तक फॉरेस्ट से, फॉर एग्जांपल हमारा वेस्टर्न घाट, यहाँ पे अभी फॉरेस्ट है, लेकिन अगर सॉल्ट वाटर पेनिट्रेट कर गया तो ये फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट। और उससे क्या बनेगा, घोस्ट फॉरेस्ट। ये एक टर्म है, डायरेक्टली पूछी जा सकती है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। और परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट एक और क्लाइमेट का टिपिंग पॉइंट है। ये यूजुअली यहाँ पे आर्कटिक एरिया में, आपको रशिया वगैरह के एरिया में परमाफ्रॉस्ट देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड हम अभी कुछ इम्पोर्टेंट कुछ अभी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे परमाफ्रॉस्ट से रिलेटेड। वो क्या है अभी वो हम अगले कुछ एक मिनट्स में डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जानो इधर एक इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे आइस की मेल्टिंग के लिए, वो है आइस का वार्म सरफेस से कांटेक्ट में आ जाना, ग्लेशियर्स का वार्म सरफेस में के कांटेक्ट में आ जाना। ये कैसे होता है, यूजुअली आपके जो ग्लेशियर है वो कुछ ऐसे होते हैं, राइट, वो कुछ ऐसे होते हैं, आपके ट्रायंगुलर शेप में होंगे, ऊपर से नुकीले होंगे, पिरामिडिकल शेप में आपके ग्लेशियर होंगे यूजुअली। अब इससे क्या है, देखो हमें मालूम है कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, इसमें जो लोअर लेवल की जो एयर है, राइट, एटमॉस्फेयर में जो लोअर लेवल की एयर है ये वार्म होती है। मान लो यहाँ तक की जो एयर है ये वार्म है, राइट। एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं ताकि इजीली आपको समझ आ जाए ये, राइट, इरेज, ओके, राइट। तो मान लो ये जो लोअर लेवल की यहाँ तक की जो आपकी जो एयर है, एयर सरफेस है, ये तो वार्म एयर है, राइट। लेकिन ये जो अपर लेवल का जो आपका सरफेस है, राइट, ये जो अपर लेवल की आपकी एयर है ये यूजुअली आपकी कोल्ड एयर पाई जाती है, राइट। ये जो ऊपर की एयर है ये कोल्ड एयर पाई जाती है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, ये जो आपके ग्लेशियर है, ये जो ग्लेशियर है ये धीरे धीरे मेल्ट कर रहे हैं, राइट, ग्लेशियर तो मेल्ट कर रहे हैं और मेल्ट होके इनकी शेप कुछ ऐसी हो रही है, ये हो रही है इनकी शेप। अब ध्यान दो, ये जो अब मेल्टेड शेप है इनकी, अब ये जो मेल्टेड शेप है, इस ग्लेशियर का ये जो नीचे वाला हिस्सा है
ये पूरा हिस्सा अब वार्म सरफेस से कांटेक्ट में आ रहा है। इट मींस वो सरफेस एरिया जो वार्म विंड से कांटेक्ट में आ रहा है, वो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है इस पूरे ग्लेशियर का, और अब ये और ज्यादा तेजी से पिघलेगा। क्यों? क्योंकि वार्म विंड से इसकी हाइट तो घट गई भैया, हाइट घट के ये बन गया अब, राइट। इसकी जो वार्म विंड के साथ जो कांटेक्ट है, वो कांटेक्ट इंक्रीज कर गया, इसलिए ये ग्लेशियर अब और फास्टली मेल्ट कर रहा है। अब दूसरी बात यहाँ पे आते हैं, राइट। दूसरी बात यहाँ पे जो आपका परमाफ्रॉस्ट का एरिया होता है, बेसिकली देखो परमाफ्रॉस्ट यूजुअली क्या होता है, परमाफ्रॉस्ट आपकी जो सॉइल होगी, राइट, सॉइल जो आर्कटिक एरिया में आपकी जो सॉइल होगी, प्लस आपका जो कार्बनिक कंटेंट होते हैं, कार्बनिक कंटेंट, जो बाकी मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और प्लस आपका जो वाटर के मॉइस्चर होते हैं, वाटर, राइट, जो कि आपका यूजुअली आइस फॉर्मेट में होता है, वाटर, राइट। इन सबको मिलाकर के जो चीज आपका सरफेस बनेगा उसे हम कहेंगे परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्यों? क्योंकि ये यूजुअली परमानेंटली फ्रोजन रहता है। यूजुअली उन चीजों को परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं जो आपके कम से कम 2 सालों तक परमानेंटली फ्रोजन रहे। तो ये जो आपका रशिया का ऊपर का जो एरिया है, इधर साइबेरिया वाला एरिया, यहाँ पे ये चीजें परमानेंटली फ्रोजन रहती है। आपका सॉइल हो गया, राइट, आइस हो गया, ये सारी चीजों के जो है ये मिलकर एकदम परमानेंटली फ्रोजन एरिया बना देते हैं, राइट। इसे हम कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। लेकिन इस परमाफ्रॉस्ट का एक बहुत बड़ा योगदान है, ये है आपका परमाफ्रॉस्ट सर, ये जो साइड वाला इसका एरिया है, राइट। ये कुछ इस तरीके का होता है, आपका आइस शीट वगैरह हो गए, परमाफ्रॉस्ट हो गए। इस परमाफ्रॉस्ट की इंपॉर्टेंट बात याद रखो, आज के दौर में हम जो ग्लोबल एमिशन कर रहे हैं, कार्बन एमिशन, ये यूजुअली 40 बिलियन टन एक साल में हम करते हैं, राइट। यहां अंदाजा लगाओ, 40 बिलियन टन हम एक साल में एमिट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे इतना ज्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है। लेकिन इस परमाफ्रॉस्ट में टोटल जो कार्बन रिजर्व है, जो टोटल इसका कार्बन सिंक है, वो 1600 बिलियन टन है। अगर ये परमाफ्रॉस्ट भाई पिघल गया तो 1600 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग का बाप आ जाएगा, राइट। 5-6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो जाएगा, और ये एक इरिवर्सिबल फैक्टर बन जाएगा। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, फोटो मिनरलाइजेशन की। अब मैंने आपको बताया कि परमाफ्रॉस्ट में आपकी सॉइल भी होता है, राइट, सॉइल भी होगा, वहां पे आपकी आइस भी होगी, राइट, ये सारी चीजें जमी होगी एक साथ, और आपका जो कार्बनिक मिनरल्स है, राइट, जो कार्बन के मिनरल्स हैं वो भी होंगे, प्लस जो मेटेलिक मिनरल्स है, स्पेशली आयरन, वो भी इसमें स्टोर्ड है, और ये चारों चीजें एक साथ, इतनी सारी चीजें एक साथ इसमें स्टोर्ड है। लेकिन बर्फ के पिघलने की वजह से क्या है, और जो टेम्परेचर राइज की वजह से क्या हो रहा है, परमाफ्रॉस्ट के एरिया में बैक्टीरियल एक्टिविटी, राइट, बैक्टीरियल एक्टिविटी का राइज हो रहा है, बैक्टीरिया वहां पे पनप रहा है। और ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया सनलाइट लेगा, ओके, और यहां से इस परमाफ्रॉस्ट से ये आयरन निकाल लेगा। हमने अभी डिस्कस किया कि कार्बन और आयरन मिलकर ये एक कंपाउंड के तौर पे स्टोर्ड है। अब बैक्टीरिया ने इसे आयरन खा लिया और कार्बन को इसने एमिट कर दिया आपके एटमॉस्फेयर में। इसकी वजह से जो कार्बन एमिशन है आपके परमाफ्रॉस्ट के एरिया में, ये बहुत ज्यादा राइज कर रहे हैं गाइस, कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा राइज कर रहे हैं। और कार्बन जितना ज्यादा राइज होगा उतना ज्यादा यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, जितना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट उतनी ज्यादा यहाँ वार्मथ होगी, उतना ज्यादा अगेन ये परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा, जितना ज्यादा पिघलेगा ये साइकिल चलता रहेगा, सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल ये बनता जाएगा। इसी को हम कहते हैं फोटो मिनरलाइजेशन कि सनलाइट की प्रेजेंस में बैक्टीरिया जब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर ले, मेटलिक मिनरल्स को, फेरस मिनरल को, और फिर बाकी जो कार्बनिक मिनरल्स है उसको जब वो एटमॉस्फेयर में छोड़ दे, उसे हम कहते हैं फोटो मिनरलाइजेशन, राइट। और एक और चीज आपने याद रखनी है, जब ये पूरा साइकिल चल रहा है ना, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आपका जो आइस है ये भी पिघल रहा है, साथ में फोटो मिनरलाइजेशन हो रहा है, साथ में आपका जो ये आइस पिघल रहा है, जो ये पूरा आइस पिघल रहा है, इसकी वजह से आइस पिघल के अब वाटर बन रहा है। हमें मालूम है आइस होता है व्हाइट, अगर व्हाइट सरफेस पे आपकी सनलाइट
वो टकराएगी तो वो तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, व्हाइट सरफेस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। लेकिन वाटर का कलर तो डार्क होता है ना भाई, ये वाटर का कलर, पिघले हुए वाटर का कलर डार्क है। तो अब जो सनलाइट आएगी वो उस सनलाइट को वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा इसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा और ज्यादा ये बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, राइट। इसी को, इससे फिर से अगेन एक साइकिल क्रिएट हो जाता है इन तीनों चीजों की वजह से। क्या क्या? फोटो मिनरलाइजेशन, राइट, फोटो मिनरलाइजेशन, ओके, और आर्कटिक आइस का पिघलना और उससे डार्क कलर का पानी बनना, और तीसरा आपका जो आर्कटिक आइस का पिघलना और एनहांस्ड सरफेस, राइट, एनहांस्ड सरफेस कांटेक्ट विद वार्म एयर। इन तीनों फैक्टर्स की वजह से एम्प्लीफाइड ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है, राइट। एम्प्लीफाइड स्नो मेल्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसी को हम कहते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, कि और ज्यादा तेज गति से आपका स्नो मेल्ट करेगा। इसी को हम कहते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, एक्सेलरेशन होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फैक्टर, राइट। ये है आपका फोटो मिनरलाइजेशन एंड आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आई होप ये लेक्चर गाइज ये डिटेल्ड है, आपको मतलब सारी डायमेंशन इसमें कवर की होगी। कुछ छूट गया होगा तो कमेंट में बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं तो डू सपोर्ट गाइस, राइट। और सपोर्ट कैसे करना है ये आप सभी को मालूम है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही लेक्चर्स को सिंप्लीफाइड एंड डिटेल्ड लेक्चर्स के तौर पे जानने के लिए, राइट, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।